हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन पी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम दिसंबर 2015 के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से पार्ट बी और सी के जो क्वेश्चंस आए हैं उनका सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट बी से आया हुआ है। लेट ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर बी सच दैट ए डी माइनस बी सी इज ग्रेटर देन 0 and consider the Mobius transformation Tz is equal to Az plus b upon Cz plus d. Then h plus definer where imaginary z greater than 0, h minus imaginary z less than 0, r plus real z greater than 0 and r minus where real z is less than 0. Then t a b c d मैप्स ये बताना है हमें कि जो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है ये किस पे मैप करेगा। अपर हाफ प्लेन को अपर हाफ प्लेन पे करेगा या लोअर हाफ प्लेन को लोअर हाफ प्लेन पे करेगा या आर प्लस को आर प्लस पे या आर प्लस को आर माइनस पे, ये हमें बताना है। तो देखिए हमें दिया हुआ है ए डी माइनस बी सी ग्रेटर देन 0 एंड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है टी इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। हम ये जानते हैं कि जब भी ऐसी कंडीशन हो जब ए डी माइनस बी सी ग्रेटर देन 0 हो और एक मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ हो तो उस कंडीशन में जो टी ये मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये अपर हाफ प्लेन को अपर हाफ प्लेन पे और लोअर हाफ प्लेन को लोअर हाफ प्लेन पे ही मैप करता है। तो यहाँ से सीधा सीधा इस स्टेटमेंट से टी क्या होगा, एच प्लस को एच प्लस पे मैप करेगा या फिर एच माइनस को एच माइनस पे मैप करेगा। तो उस कंडीशन में हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा। देखो फर्स्ट ऑप्शन में दिया एच प्लस टी मैप्स एच प्लस टू एच प्लस, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड में दिया एच प्लस टू माइनस एच माइनस, बट हमने अभी देखा है कि जो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये जो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन ये या तो अपर हाफ प्लेन को अपर हाफ प्लेन में ही मैप करता है या लोअर हाफ प्लेन को लोअर हाफ प्लेन में, अपर हाफ प्लेन को लोअर में मैप नहीं करता है। तो सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, थर्ड इनकरेक्ट हो गया एंड फोर्थ इनकरेक्ट हो गया। तो सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पार्ट बी से आया हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग पावर सीरीज इन द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल सेट एफ सेट is equal to sum of n equal to 1 to infinity n log n z की power n and gz equal to sum of n equal to 1 to infinity e की power n square upon n z की power n. If small r and capital R are the radius of convergence of f and g respectively. मतलब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये एफ जेड और जी जेड तो पावर सीरीज दी हुई है, ओके, एंड स्मॉल आर क्या है, एफ जेड की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को डिनोट कर रहा है और कैपिटल आर जी जेड की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को डिनोट कर रहा है। देन हमें स्मॉल आर और कैपिटल आर यानी कि एफ जेड और जी जेड की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करनी है। स्मॉल आर एफ जेड को डिनोट कर रही है, एफ जेड की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को, एंड कैपिटल आर जी जेड की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है और ऑप्शन बताने हैं। तो देखिए एफ जेड गिवन है सम ऑफ एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एन लोग एन जेड की पावर एन एंड जी जेड ई की पावर एन स्क्वायर अपॉन एन इंटू जेड की पावर एन, और आर ओ सी ऑफ एफ जेड स्मॉल आर से डिनोट कर रहा है और जी जेड की आर ओ सी को कैपिटल आर से डिनोट किया गया है। अब पहले हम क्या करते हैं, एफ जेड की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करते हैं। तो एफ जेड में यहाँ पे ए एन क्या है, एन लॉग एन, तो डी लंबर्ट रेशियो टेस्ट से हम इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करेंगे। तो डी लंबर्ट रेशियो टेस्ट क्या होता है, 1 अपॉन आर इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन। यहाँ पे आर जो है ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है और यहाँ पे किससे डिनोट किया है, स्मॉल आर से। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है स्मॉल आर की। तो 1 अपॉन आर इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन क्या है, एन लॉग एन है और ए एन प्लस 1 क्या हो जाएगा, एन प्लस 1 लॉग एन प्लस 1। अब यहाँ पे जब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की केस बन जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम, एलोपिटल रूल। तो एलोपिटल रूल से कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे पहले इस वाली ये वाला टर्म है इसका डिफरेंशिएशन एंड इसका इसकी जगह पे डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से n प्लस 1 एज इट इज़ और log n प्लस 1 का क्या हो जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ से n एज इट इज़ और log n का क्या हो जाएगा 1 अपॉन n। तो ये कुछ इस तरह से फॉर्म बन जाएगी 1 अपॉन r इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n प्लस 1 इंटू 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n इंटू 1 अपॉन n। और यहाँ से ये दोनों कैंसिल तो वैल्यू आ जाएगी 1। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एफ जेड के लिए क्या आ जाएगी, स्मॉल आर इक्वल टू 1। अब ऑप्शंस में देखो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है स्मॉल आर 0 तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। सेकंड में 1 दिया है, थर्ड में 1 दिया है। अभी हम कैपिटल आर को भी फाइंड करेंगे लेकिन उससे पहले हम इन दोनों ऑप्शन को एक बार के लिए छोड़ते हैं। फोर्थ में दिया हुआ स्मॉल आर इज
इन्फिनिटी, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट। तो अब हमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन चेक करने हैं, 2 ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गए। अब सेकंड और थर्ड में से एक करेक्ट होगा, तो जी जेड की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड कर लेते हैं। जी जेड क्या है हमारे पास, जी जेड है हमारे पास ई की पावर एन स्क्वायर अपॉन एन जेड की पावर एन। यहाँ पे ए एन हमारे पास है ई की पावर एन स्क्वायर अपॉन एन, तो 1 अपॉन आर इक्वल टू कॉची रूट टेस्ट क्या होता है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1 अपॉन एन, तो ए एन की पावर 1 अपॉन एन क्या जाएगा, ई की पावर एन स्क्वायर अपॉन एन की पावर 1 अपॉन एन। तो यहाँ से ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से तो ई की पावर क्या बचेगी, एन बचेगी, और यहाँ से जब इसकी पावर में 1 अपॉन एन आएगा तो ये वैल्यू क्या होती है, एन की पावर 1 अपॉन एन व्हेन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये वैल्यू होती है 1। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करोगे तो ये 0, तो किसकी पावर 0 होती है, तो वो 1। तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन की पावर 1 अपॉन एन, ये जो टर्म आएगी ना ये 1 हो जाएगी, और यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ई की पावर एन। अब यहाँ पे जब एन की वैल्यू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो ये जो पूरी वैल्यू होगी ये इन्फिनिटी की ओर टेंस करेगी, तो 1 अपॉन आर इक्वल टू क्या है हमारे पास, 1 अपॉन आर इक्वल टू इन्फिनिटी, तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी, इसका मतलब आर इक्वल टू 0। तो अब जो जिस ऑप्शन में सेकंड और थर्ड में से आर इक्वल टू 0 है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में आर इक्वल टू 0 है एंड थर्ड में आर इक्वल टू इन्फिनिटी, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया एंड सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी से आया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लेट एफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन ई की पावर जेड माइनस 1 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट ई की पावर जेड नॉट इक्वल टू 1। देन हमें ये बताना है एफ मेरोमॉर्फिक फंक्शन है फर्स्ट में, सेकंड में द ओनली सिंगुलरिटी ऑफ एफ आर पोल्स, थर्ड में एफ इज इनफाइनाइट इन मेनी पोल्स ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, एंड फोर्थ ईच पोल ऑफ एफ इज सिंपल। ये बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पार्ट सी से आया हुआ क्वेश्चन है, तो एक से ज़्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, ये चारों भी हो सकते हैं। देखो एफ जेड गिवन है 1 अपॉन ई की पावर जेड माइनस 1 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी एंड ई की पावर जेड इज नॉट इक्वल टू 1। तो देखो पोल्स कब कब होंगे इस फंक्शन के पास में, जब ये वैल्यू 0 के इक्वल आएगी तो 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो इसके पास में इन्फिनिटी सिंगुलरिटी मिल जाएगी। तो पोल्स के लिए क्या करते हैं हम, ई की पावर जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हमें ये देखना है कि किस किस पॉइंट पे इसके पास में सिंगुलरिटी पोल है, तो यहाँ से आ जाएगी ई की पावर जेड इक्वल टू 1 इक्वल टू ई की पावर 2 एन पाई आएगा। टू ये क्यों लिखा गया है कि ई की पावर 2 एन पाई आएगा क्या आ जाएगा, कोस 2 एन पाई प्लस आयोटा साइन 2 एन पाई। साइन की वैल्यू 2 एन पाई में एन की वैल्यू कोई भी रखो वो 0 है, और कोस 2 एन पाई एन की वैल्यू कोई भी रखे तो 1 आएगी, इससे इसको इस तरह से लिखा गया है। तो यहाँ से जेड की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 2 एन पाई आयोटा, फिर एन इक्वल टू 0 1 2। ठीक है, एन की वैल्यू कोई भी यहाँ पे रखेंगे, तो अगर 0 रखेंगे तो ई की पावर 0 वो भी 1 होगा, 1 रखेंगे तो आगे इसके लिए आ जाएंगे पोल्स। तो इस फंक्शन के पास में z की इस वैल्यू के लिए क्या मिल रहा है, सिंगुलरिटी सिर्फ पोल से मिल रही है, और जब ऐसी कंडीशन होगी जब सिंगुलरिटी सिर्फ पोल हो तो वो फंक्शन क्या होता है, मेरोमॉर्फिक फंक्शन। तो इस वजह से फर्स्ट ऑप्शन में यही दिया हुआ है एफ इज मेरोमॉर्फिक, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंड सेकंड ऑप्शन में ये दिया हुआ है द ओनली सिंगुलरिटी ऑफ एफ आर पोल्स, ये भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास में सिंगुलरिटी सिर्फ इस फंक्शन के पास सिर्फ सिंगुलरिटी क्या है, पोल्स है, तो ये सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए z इक्वल टू हमारे पास क्या है 2 एन पाई आयोटा, वेर n इक्वल टू 0 1 2। ठीक है, मतलब इनफाइनाइट टर्म्स के लिए z की यहाँ से इनफाइनाइट टर्म्स के लिए एफ जेड के पास में पोल्स है, तो इसका मतलब इनफाइनाइटली मैनी पोल्स हो गए एफ जेड के पास में, और सारे पोल्स क्या आएंगे यहाँ से सिंपल, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन करेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी से ये, let f be an analytic function in C, then f is constant if the zero set of the function f contains the sequence. फर्स्ट ऑप्शन है an इक्वल टू 1 अपॉन एन, सेकेंड an इक्वल टू माइनस 1 की पावर n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन एन, थर्ड an इक्वल टू 1 अपॉन 2n, एंड फोर्थ an इक्वल टू n if n does not divide n, एंड an इक्वल टू 1 अपॉन n if n divides n। तो देखिए आइडेंटिटी थ्योरम का स्टेटमेंट हम जानते हैं, let f be analytic function in a domain D. If S, the set of zeros of f in D, has a limit point in D, then function is identically 0. fz is identically 0. मतलब f अगर कोई एक ऐसा फंक्शन है जो एनालिटिक है, फंक्शन एनालिटिक है किसी डोमेन के अंदर,
और उस डोमेन के अंदर कोई एक सेट लें जो मतलब एफ सेट की ज़ीरोज़ का सेट लें और वो उस डोमेन के अंदर ही हो या फिर उसके लिमिट पॉइंट उस डोमेन के अंदर ही हो, देन जो फंक्शन होता है वो आइडेंटिकली ज़ीरो हो जाता है। अब देखो अगर फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में ए एन दिया हुआ 1/n, तो ये एक सीक्वेंस है 1/n, ये किस पे कन्वर्ट करती है, ज़ीरो पे, और इसका लिमिट पॉइंट क्या है, ज़ीरो। अब कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है हमारा डोमेन पूरा सी, तो ये सी के अंदर बिलोंग करता है ज़ीरो। तो ऐसी कंडीशन में जब फंक्शन एनालिटिक है और उसके ज़ीरोज़ का सेट, तो इसके ज़ीरोज़, इसका जो लिमिट पॉइंट है वो ज़ीरो है, ये सीरीज सीक्वेंस जो है वो ज़ीरो पे कन्वर्ट कर रही है। तो इसमें ये दिया उसके ज़ीरोज़ का सेट वो डी में होना चाहिए और उस एस के पास में जो लिमिट पॉइंट है वो भी डी में होना चाहिए। तो इसके पास में लिमिट पॉइंट क्या है, ज़ीरो है इस सीक्वेंस के पास, वो कॉम्प्लेक्स में डी क्या है, डोमेन। यहाँ हमारे यहाँ जो डोमेन दिया हुआ है यहाँ पे वो है सी, तो डोमेन में बिलोंग कर रहा है लिमिट पॉइंट, इसका मतलब फंक्शन आइडेंटिकली ज़ीरो हो गया, और फंक्शन ज़ीरो है इसका मतलब फंक्शन कॉन्स्टेंट है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड में अगर ये सीक्वेंस देखें तो इसका लिमिट पॉइंट भी ज़ीरो है, जो कि कॉम्प्लेक्स हमारा जो डोमेन है पूरा सी उसमें बिलोंग करता है, तो आइडेंटिटी थ्योरम से ये भी फंक्शन क्या हो गया, आइडेंटिकली ज़ीरो। एंड अगर आइडेंटिकली ज़ीरो इसका मतलब फंक्शन कांस्टेंट है। नेक्स्ट थर्ड में दिया हुआ है सीक्वेंस 1/2n, इसका लिमिट पॉइंट ज़ीरो, जो भी पूरे कॉम्प्लेक्स में बिलोंग करता है, इसका मतलब फंक्शन आइडेंटिकली ज़ीरो, और फंक्शन आइडेंटिकली ज़ीरो मीन्स फंक्शन कांस्टेंट। थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट। इतना इजी क्वेश्चन आया हुआ है, ये बस एक थ्योरम के स्टेटमेंट पे बेस्ड है। फोर्थ ऑप्शन में देखो क्या दिया हुआ है, ए एन इक्वल टू एन इफ 4 डज नॉट डिवाइड एन, एंड ए एन इक्वल टू 1/n इफ एन डिवाइड्स एन। तो अगर हम इसके सब सीक्वेंस कंसिडर करें ए 4 के इक्वल टू 1/4 के, तो इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट ज़ीरो, ये सीक्वेंस ज़ीरो पे कन्वर्ट कर रही है, तो इसका मतलब अगर ये ज़ीरो पे कन्वर्ट कर रही है तो ये सीक्वेंस भी किस पे कन्वर्ट करेगी, ज़ीरो पे। और ज़ीरो हमारे डोमेन में बिलोंग करता है, क्योंकि डोमेन क्या है हमारा सी है, सी में ज़ीरो बिलोंग करता है, तो ए 4 के कन्वर्ट्स टू ज़ीरो, सो ए एन इज कन्वर्ट्स टू ज़ीरो, then function is identically zero because zero is a limit point of a4k. Okay, then function is identically zero and function is constant। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के भी चार ऑप्शन करेक्ट हो गए।